क्या? तो प्लस को मोहब्बत है माइनस से और माइनस को मोहब्बत है प्लस से, और सभी लोग अपने मोहब्बत के पास रहना चाहते हैं। तो ये घटनाएं यहाँ पर ऐसे ही होती है, अट्रैक्ट होता है माइनस की तरफ और माइनस जो अट्रैक्ट होता है प्लस की तरफ। तो हाँ, यानी सबसे पहले धारा का प्रवाह करेंगे, आयन में टूटेगा, आयन में टूट के इलेक्ट्रोड पर जुटेगा, इलेक्ट्रोड पर जुटेगा, और यही हम लोग का क्या है। अब कितना भी इलेक्ट्रॉन का निकाल सकते हैं, कब? जब आपको एक इलेक्ट्रॉन का पता होगा तब। अब आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन बराबर एक बतेगी एक मोल मतलब क्या होता है। हाँ, आपसे बोले कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 23 ग्राम की केजी। नादान बालक, ना तो ग्राम होता है और ना ही केजी होता है, एक परमाणु 23-25 ग्राम में। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस टारगेट के क्वेश्चन बैंक में। दोस्त, हम लोग चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन का हम लोग सॉल्यूशन सीखेंगे। और आप लोग इस वीडियो को क्यों देखना चाहेंगे? पहला बेनिफिट आपको ये मिलेगा दोस्त कि आप एक टाइप का ऑब्जेक्टिव नहीं सीखेंगे, बोर्ड एग्जाम में कैसे घुमा के पूछा जा सकता है उसको सीखेंगे। आइए हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं प्रश्न पर। देखिए, पहला आप लोगों से सवाल बोल रहा है कि फैराडे का विद्युत अपघटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब हम आपको पूरा फैराडे का इतिहास बताते हैं कि फैराडे चाचा किसके बारे में नियम दिए यार। आइए चलिए हम लोग समझते हैं और बखूबी आप लोगों को सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यह सीखना होगा मेरे भाई कि हम लोगों का रासायनिक दृष्टिकोण से पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। बोले कौन कौन? तो वैसा पदार्थ जिसकी द्रवित अवस्था या तो द्रव अवस्था में हो या फिर वो जल में घोला हो, जिसके द्रवित अवस्था या जलीय घोल में धारा का जब प्रवाह करे, यहाँ पर हम लोग ये धातु का प्लेट है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोड। और जो प्लेट बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एनोड। और जो बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे कैथोड। बोले कि एकदम क्लियर है, इतना तक तो बहुत अच्छा है। मतलब कि इसके अंदर क्या भरेंगे? वैद्युत अपघट्ट भरेंगे, वैद्युत अपघट्ट भरेंगे। क्या होगा वैद्युत अपघट्ट? तो जिसके द्रवित अवस्था या जलीय घोल में धारा प्रवाहित करने पर किसमें टूट जाए? प्लस और माइनस में टूट जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत अपघट्ट। बोले एकदम क्लियर है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि वैसा पदार्थ जिसके द्रवित अवस्था या जलीय घोल में धारा का प्रवाह करे तो आयन में टूट जाए उसको वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। बोले ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल आपका NaCl हो सकता है, एग्जाम्पल आपका HCl हो सकता है, एग्जाम्पल आपका NaOH हो सकता है। बोले कोई बात नहीं, ठीक है। अब आइए यहां पर मेरे भाई कि यहां पर क्या कंसेप्ट है उसको सीखेंगे। देखिएगा, समझिएगा। तो जब धारा का प्रवाह करेंगे तो प्लस और माइनस में टूट जाएगा, ये तो बात भैया सही है। लेकिन आप जानते हैं क्या एक बात, छुपा सा बात? क्या? तो प्लस को मोहब्बत है माइनस से और माइनस को मोहब्बत है प्लस से, और सभी लोग अपने मोहब्बत के पास रहना चाहते हैं। तो ये घटनाएं यहाँ पर ऐसे ही होती है। ये जो प्लस होता है ना वो अट्रैक्ट होता है माइनस की तरफ, और माइनस जो अट्रैक्ट होता है प्लस की तरफ। तो हाँ, यानी सबसे पहले धारा का प्रवाह करेंगे, आयन में टूटेगा, आयन में टूट के इलेक्ट्रोड पर जुटेगा, इलेक्ट्रोड पर जुटेगा, और यही हम लोग का क्या है? फैराडे का नियम है इसी के संबंध में। यानी फैराडे नामक वैज्ञानिक ने ये जो क्रियाएं हो रही है, ये धारा का प्रवाह करने से आयन में टूटना और टूट के इलेक्ट्रोड पर जुटना, समझ रहे बातों को, इसी को बोलते हैं विद्युत अपघटन। यानी कभी 2 नंबर के सवाल में ये पूछा जाए विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, तो जब किसी पदार्थ के द्रवित अवस्था या जलीय घोल में धारा का प्रवाह करने पर, और खास करके कौन? वैद्युत अपघट्ट, आयन में अपघटित होकर, आयन में टूटकर इलेक्ट्रोड पर जाके जुट जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? विद्युत अपघटन बोलते हैं। बोले ठीक है, इट्स ओके। तो अब क्या होगा ना कि प्लस माइनस के पास जाएगा और माइनस प्लस के पास जाएगा, तो यहां पर इकट्ठा तो होगा पदार्थ की मात्रा। बोले हाँ, इकट्ठा होगा। तो ये इलेक्ट्रोड पर, M का मतलब होता है इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा, और Q मतलब होता है उसमें कितना आवेश प्रवाहित किए, इसके समानुपाती होते हैं। इसको बोलते हैं फैराडे का प्रथम नियम। और फैराडे का द्वितीय नियम इसी प्रकार से है, लेकिन वो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्ट को, यानी इसमें मान लीजिए कि NaOH डाले तो इसमें हम लोग KCl डाल दिए, इसमें हम लोग क्या डाल दिए? H2SO4 डाल दिए। यानी भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्ट को हम लोग क्या करेंगे? भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्ट को हम लोग क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। कैसे जोड़ना है? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जोड़कर धारा का प्रवाह करने पर, श्रेणी क्रम में जोड़कर क्या करने पर? धारा का प्रवाह करने पर आयन में टूट जाता है, और टूटने वाला जो टूटेगा तो इलेक्ट्रोड पर जुटेगा, और वो इलेक्ट्रोड पर जो जुटने वाली पदार्थ की मात्रा होता है उसके तुल्यांकी भार के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये फैराडे का दूसरा नियम है। बोले कि दूसरा का नियम दोबारा,
एम मतलब इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा, ई मतलब क्या होता है तुल्यांकी भार। वो अलग अलग विद्युत अपघट्यों के लिए तुल्यांकी भार का वैल्यू अलग अलग होता है। समझ में आया? अब वो निकालने के लिए अलग अलग कंसेप्ट है, तो हम लोग इतना ज़्यादा माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। आप इतना ही याद करेंगे कि तुल्यांकी भार या समतुल्य भार के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये फैराडे का द्वितीय नियम है। ये फैराडे का प्रथम नियम कि इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। बोले कि ये भी ठीक है। और इतिहास गवाह है, जब जब समानुपाती का चिन्ह हटा था, हटा है, तो एक नियतांक आता था, आता है, आता ही रहेगा। क्या? नियतांक। अब आपको जेड को क्या बोलते हैं? जेड एक नियतांक है जिसको शॉर्टकट में ईसीई बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसको हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं। और जेड का यदि कोई वैल्यू पूछेगा तो एम बटा में क्या हो जाएगा, क्यू। और हम लोग नीचे वाले नाम का क्या करेंगे, एकांक। यानी एकांक आवेश प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। एकांक आवेश प्रवाहित करें, नीचे वाला कितना हो गया, एकांक। एकांक मतलब एक, तो बच गया ऊपर वाला। ऊपर वाला को ये बोल सकते हैं। यानी आप लोग फैराडे का प्रथम नियम सीखे, फैराडे का द्वितीय नियम सीखे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक सीखे। इसका मात्रक पूछेगा तो इसका ग्राम हो जाएगा, इसका कूलम, इसका मात्रक ग्राम प्रति कूलम होता है। आप विद्युत अपघटन सीखे, आप ये सीखे, आप वो सीखे, सब सीखे। कैसे? जादू से नहीं, कंसेप्ट से। इसको बोलते हैं कंसेप्ट। क्या बातें समझ में आई? बोले थोड़ा थोड़ा आया। आइए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या, यानी पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। पहला बोले कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है, तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, यानी पहला नियम आवेश के संबंध में है। दूसरा का, इलेक्ट्रोड पर जमा होने पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के क्या होगा, समानुपाती होगा, यानी समतुल्य भार के समानुपाती होगा। यानी ये आप लोगों का नियम नंबर 2। और नियम नंबर 3 मेरे भाई की आपसे कोई पूछा कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, तो एकांक आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर जमा होने पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। नियम नंबर 3 यानी जेड बराबर एम बटा में क्यू। क्या इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ? बोले हाँ, इतना तो बात क्लियर हो गया। यही आपको सिखाना चाहते थे और यही बात आपको बखूबी बताना चाहते थे। देखिए, और कभी आपसे बोले कि विद्युत अपघट्य किसे बोलते हैं, तो वैसा पदार्थ जिसके द्रवित अवस्था या जलीय घोल में धारा का प्रवाह करने पर प्लस और माइनस में टूट जाता है उसको विद्युत अपघट्य कहते हैं। और जो नहीं टूटता उसको विद्युत अनपघट्य कहते हैं। जैसे में ग्लूकोज है, C6H12O6, यूरिया है, ये सब जो है ना वो आप लोगों का क्या एग्जाम्पल होगा, तो ये सब हम लोग का यूरिया हो जाएगा C6H6। ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये विद्युत अनवघट का। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन। और विद्युत अपघटन के संबंध में किसने नियम दिया? क्या हमने नियम दिया? नहीं, फैराडे चाचा ने नियम दिया। कितना नियम दिया? 2, प्रथम नियम और दूसरा नियम। अब पूरा इतिहास भूगोल खत्म हो चुका है। अब आइए हम लोग थ्योरी पर आते हैं। देखिएगा, तो अब बताइए क्या कि फैराडे का विद्युत अपघटन कौन से और किससे संबंधित है? तो आप लोगों का इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार। बोले कि ये तो नया नाम हमको लग रहा है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब होता है विद्युत अपघट्य। बिहार बोर्ड थोड़ा सा सटका हुआ बोर्ड है, ठीक है ना? तो आप इलेक्ट्रोलाइट बोल दिए। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है? विद्युत अपघट्य। कि क्या होगा? समतुल्य भार मतलब क्या? तुल्यांकी भार क्या होता है? समानुपाती होता है। ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का फैराडे का द्वितीय नियम है। ओके, तो किसके संबंध में होगा? तो समतुल्य भार के, यानी तुल्यांकी भार के। और यही हम लोग का क्या है? सेकेंड लॉ है। क्या इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है तो हम लोग कर लेंगे। देखिए, अगला सवाल बोल रहा है कि एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा क्या होगा? तो हमने आपको बताया था ना कि m समानुपाती q होगा और m बराबर जेड क्यू होगा। बोले हाँ सर, z बराबर m बटा में q होगा। बोले हाँ सर। तो अब नीचे वाला नाम को एकांक करेंगे, तो एकांक आवेश, तो यहाँ पर आवेश का मात्रक फैराडे होता है। बोले फैराडे, ई क्या होता है जी? फैराडे। उसका भी इतिहास भूगोल खत्म कर देगा, तो कहिए तो खत्म कर दे रहा है। तो सुनिए, जैसे एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फैराडे बोलेंगे। बोले ठीक है, एक मोल इलेक्ट्रॉन को फैराडे बोलेंगे। ये तो बात क्लियर है सर, लेकिन एक बात हमको बताइए कि फैराडे तो आप बोल दिए, लेकिन आप ये बताइए कि एक मोल मतलब क्या? जैसे एक दर्जन में 12 होता है, एक दर्जन आम में 12 आम, एक दर्जन केला में 12 केला, एक दर्जन तो 12। ऐसे ही एक मोल जब भी आएगा तो 6.022 गुना 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वही इसका एक फैराडे के क्या होगा? बराबर होगा। वही किसके बराबर होगा? एक फैराडे के। बोलो ठीक है। अब कितना भी इलेक्ट्रॉन का निकाल सकते हैं, कब? जब आपको एक इलेक्ट्रॉन का पता होगा तब। अब आप जानते हैं चूंकि एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। 2 इलेक्ट्रॉन बोलेंगे 200 गुना, और इतना बोल रहे हैं 6.022 गुना 10 का पावर 23
गुना 1.6 गुना 10 का पावर -19। जैसे ही गुना करेंगे इसके और इसके साथ तो आपका आ जाएगा क्या 96,500 कूलम। लगभग में आएगा, एग्जैक्ट आएगा 96,487 कूलम। ये लगभग ये एग्जैक्ट आता है, लेकिन ये लगभग में आता है 96,500 कूलम। हमारा यही बात है। बोले कि ठीक है, ये भी हम लोग सीख गए कि 1 फैराडे में क्या होता है। तो बोले ठीक है, अब आइए थोड़ा सा कंसेप्ट पर आते हैं, तो पागल मत कीजिएगा हमको, वो भी संतोष पागल नहीं। देखिए इस तरफ तो 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा, तो हम लोग नीचे वाला नाम के आगे एकांक करेंगे। एकांक आवेश, तो हम लोग फैराडे को क्या करेंगे, एकांक। एकांक आवेश प्रवाहित करने पर जो इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा, उसी को हम लोग बोलेंगे। तो बोले ठीक है, तो 1 फैराडे मतलब क्या कि आवेश का मान एकांक हो गया, तो एम को क्या बोलेंगे, जेड बोलेंगे, यानी इलेक्ट्रोड पर जमा होने पदार्थ की मात्रा को क्या बोलेंगे, जेड। और जेड को क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी शॉर्टकट में ECE। बोले ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बोले डन। क्या, और ये एक मूल से संबंध में बहुत सारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछ भी दिया है। 1 फैराडे कितने कूलम के बराबर होगा, तो आपका किसके बराबर होगा, 96,500 कूलम के। हालांकि जो हम लोग का सही जो जवाब होगा 96,487 कूलम के बराबर होगा, लेकिन लगभग में इतना हो जाएगा। बोलो ठीक है। और सवाल है, बहुत सारा सवाल है। देखिए यहाँ पर पूछा है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का दूसरा नियम किससे संबंधित है, धनायन के परमाणु की संख्या, समतुल्य भार, किसके, तो क्या हो जाएगा, विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से संबंधित होगा। बोले ठीक है। और क्वेश्चन है इस पर यहां पर एक सवाल आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस विलयन में विद्युत का संचलन होता है। विलयन मिस्टेक हुआ है, किस में, तो आप जानते हैं कि विद्युत अपघट्ट ही होता है जिसमें धारा का प्रवाह करने पर प्लस और माइनस में क्या होता है, टूट जाता है। तो सही जवाब क्या होगा, विद्युत अपघट्ट। ठीक है, विद्युत अनअपघट्ट में धारा का प्रवाह क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, चलिए इतना सारा बात हमने सीखा और हम आपको बताते हैं बात, चलिए समझिएगा। इतना हो गया, यहां पर आते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, बोल रहा है कि 1 फैराडे विद्युत CuSO4 के विलयन में निक्षेप करता है, कितना होगा और कैसे होगा, आइए वो भी सीखते हैं बखूबी। देखिए मेरे भाई, पहले CuSO4 को तोड़ते हैं। बोले तोड़ दे क्या, तो तोड़ दीजिए ना, Cu2 प्लस SO42 माइनस। बोले ठीक है। अब बताइए कि इसमें कौन है भैया, तो Cu2 प्लस है। अब ये Cu2 प्लस क्या चाहता है, तो क्या चाहता है भाई, बताओ तो क्या चाहते हो। तो Cu2 प्लस जो है वो चाहता है कि हम 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें और क्या बन जाए, कॉपर बन जाए। बोले कि 2 इलेक्ट्रॉन मत बोलिए जनाब, 2 मोल इलेक्ट्रॉन बोलिए, ये गंदा बात है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और ये 2 मोल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर हमने आपको पीछे बताया कि 1 फैराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, 2 फैराडे। तो 2 मोल फैराडे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन मिलेगा मतलब 2 फैराडे। मिस्टेक हुआ मेरे से, रियली मिस्टेक, टंग मिस्टेक। हमने बोला 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे। तो इतना मोल इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना भैया मोल बना रहा है, कॉपर। तो 1 मोल कॉपर, 1 मोल कॉपर। बोले ओके, यहां पर क्या होगा मेरे भाई, 1 मोल कॉपर। ठीक है, अब बताइए 1 मोल मतलब क्या होता है। हाँ, आपसे बोले कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 23 ग्राम की केजी। नादान बालक, ना तो ग्राम होता है और ना ही केजी होता है। एक परमाणु 23-25 ग्राम में इतना गोलकी मिलता है, मुट्ठा भर। समझ रहे बातों को। और आप बोल रहे हैं कि एक परमाणु का द्रव्यमान 23 ग्राम होगा, गंदा बात है। तो यार इतना बड़ा बड़ा परमाणु होगा नहीं ना, तो वो तो ना तो एमयू, ना तो वो ग्राम में होता है, ना तो केजी में, वो तो होता है एमयू में। यानी हम लोग का परमाणु द्रव्यमान को AMU में लिखा जाता है, लेकिन AMU को हटाकर जब उसके जगह पर ग्राम लिखते हैं तो उसी को हम लोग 1 मोल बोलते हैं। यानी 1 मोल तब कब बोलेंगे, जब उसके परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में लिखेंगे। बोले ओके सर, ये बात सीख गए। यानी 1 मोल कॉपर कहने का मतलब क्या है, 1 मोल कॉपर कहने का मतलब 63.5 ग्राम। बोले ठीक है, 63 पॉइंट कितना हो गया, 5 ग्राम। बोले ठीक है। आपसे सवाल क्या पूछा है, 1 फैराडे, तो 2 फैराडे में इतना निकालना है और आपको 1 फैराडे के पूछा गया है, तो 2 का 1 से गुना करेंगे तो कुछ बदलेगा नहीं। तो ये 2 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। यानी 1 फैराडे बराबर 63.5 ग्राम, अब बटा में 2 आ जाएगा क्योंकि 2 गुना से इधर आया भागा में। तो क्या हो जाएगा, जब भागा देंगे तो 31.25 अप्रॉक्स, क्या ऐसा आने वाला है,
31 दूनी का 62, 31.75 हो जाएगा ना, मिला लीजिएगा। 31 पॉइंट कितना हो जाएगा 75, अप्रॉक्स 76, यानी 31 पॉइंट क्या हो जाएगा 75 ग्राम हो जाएगा। यही सवाल का जवाब होगा। दोबारा समझेंगे? बोले एकदम क्या बात है सर, दोबारा सिखा देंगे तो सोने पर चांद हो जाएगा। सोने पर चांद हो जाएगा, डायलॉग है, गबड़ा गए थे। सुनिए, CuSO4 टूटा दो भाग में, बोले ओके। Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। कॉपर के बारे में बात पूछा जा रहा है, तो हम कॉपर को लेंगे, और ये कॉपर कितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, कॉपर बनेगा तो 2, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 1 मोल कॉपर बनेगा। 2 मोल इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कि 2 फैराडे, और 1 मोल कॉपर कहने का मतलब 63.5 ग्राम। तो आपको तो 2 फैराडे का पूछ नहीं रहा है मेरे भाई, 1 फैराडे का पूछ रहा है, तो गुना में उधर जाएगा तो भागा में, और गुना भागा करेंगे, आंसर को लाएंगे, क्या कोई दिक्कत नहीं दोस्त। चलिए और क्वेश्चन आपको कराते हैं। चलिए, इसमें बोला कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। आपको देखिए, जिसके भी नाम में संचायक लग जाए, सीसा संचायक लग जाए, सीसा संचायक लग जाए, पारा संचायक लग जाए, संचायक, ये तो भैया हिंदी शब्द रहा, लेकिन संचायक को हम लोग स्टोरेज भी बोलते हैं, स्टोरेज, स्टोरेज, बोले ठीक है। यानी आपका क्या हो जाएगा, सीसा संचायक, पारा संचायक, सीसा संचायक की जगह पर क्या लिख सकते हैं, लेड स्टोरेज, ठीक है। तो यही बात है। तो निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है, लुगलान सेल, लेड स्टोरेज, जिसमें भी स्टोरेज लगा वो हम लोग का द्वितीयक सेल का क्या है, उदाहरण होता है। बोले ओके। नेक्स्ट, फिर अगला सवाल बोल रहा है कि सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। देखिए, दो प्रकार का सेल होता है मेरे भाई। एक जो हम लोग जैसे इन्वर्टर में दोनों प्रकार का सेल काम करता है। पहला क्या होता है ना कि उसमें विद्युत ऊर्जा आकर रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, चार्ज हो रहा हो, यानी जब कोई सेल चार्ज हो मतलब चार्ज मतलब क्या, आवेशित हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। बोले अच्छा, विद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं। लेकिन जब सेल डिस्चार्ज हो, क्या हो मेरे भाई, डिस्चार्ज हो मतलब क्या हो, अनावेशित हो, तो क्या होगा मेरे भाई, डिस्चार्ज हो, अनावेशित हो, तो क्या होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक सेल बोलेंगे। यानी विद्युत अपघटनी सेल क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इसका क्या काम है, इसका काम है मेरे भाई कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। जबकि इसका क्या काम है, इसका काम है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो सवाल क्या पूछा है कि वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। और आप ऑप्शन ढूंढिएगा तो आपको हो सकता है कि मिले ही ना। देखिए, जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, आप तो ऑप्शन ढूंढ रहे विद्युत रासायनिक सेल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका एक नाम नहीं है, 5 नाम है। बोले अरे बाप रे, 5 नाम में तो हम दिमाग ही कंफ्यूज कर जाएगा। तो विद्युत रासायनिक सेल, बोले ठीक है। पहला नाम तो मेरे भाई यही है, दूसरा क्या नाम है, गैल्वेनिक सेल, और एक नाम है आपका रेडॉक्स सेल, और एक और नाम फेमस है इसका, एक और नाम है फेमस, डेनियल सेल। हालांकि 4 ही इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। तो कुल मिलाजुला के बाद की 4 नाम है, बेचारा एक का नाम बदनाम है, तो खैर आप लोग याद रखेंगे। लेकिन हाँ, डैनियल सेल कब होता है, जब उसमें हमेशा जेडेन और सीयू का जोड़ा हो, तब उसको डैनियल सेल बोलेंगे। हालांकि विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल बोल सकते हैं, रेडॉक्स सेल बोल सकते हैं, लेकिन डैनियल सेल में स्पेशल केस है। डैनियल सेल हमेशा तभी बोलेंगे जब जेडेन और क्या हो, सीयू का जोड़ा हो। ओके, तो ठीक है, अब ये भी आप लोग सीख चुके हैं। तो इसका सही जवाब मेरे भाई क्या होगा, इसका सही जवाब होने वाला है आप लोगों का, इसका सही जवाब क्या होगा, तो गैल्वेनिक सेल इस ऑप्शन में है। बोले ओके। नेक्स्ट, अगला सवाल क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है। हम आपको जानकारी के लिए बताया और तसब्बुर के साथ आपको बताया कि 2 प्रकार का ये जो सेल है ना हाइड्रोजन, ये अपोलो मिशन के दौरान ये अंतरिक्ष यान में हम लोग का काम किया था। ये क्या होता है ना कि सबसे पहले इसका अच्छा बेनिफिट ये होता है कि ये प्रदूषण मुक्त होता है, इससे प्रदूषण ना मात्रा का निकलता है, तो हमारे वातावरण के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है।
और तो और ये हम लोग का हाइड्रोजन ऑक्सीजन बेस पर होता है और साथ साथ में सोलर प्लेट का भी बहुत ज़्यादा इसमें भूमिका अदा करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल क्या होता है, तो इसको हम लोग ईंधन सेल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी हम लोग अंतरिक्ष यान को भेजने में। ठीक है, अपोलो मिशन के दौरान इसका इस्तेमाल हुआ था और सबसे इसका फायदेमंद ये होता है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल का सबसे अच्छा ये होता है कि ये प्रदूषण मुक्त होता है, यानी बहुत कम प्रदूषण फैलाता है, ना के बराबर। समझे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ईंधन सेल। और प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल यदि बोलेगा ना तो याद रखिएगा शुष्क सेल, शुष्क सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल, डेनियल सेल, लोकलांस, लोकलांस सेल। बोला ठीक है। आइए किसी सेल की अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल के विद्युतवाहक बल क्या होता है। हम आपको बताएं कि देखिए विद्युतवाहक बल के संबंध में तीन बातें हो सकती है। ई सेल बोलते हैं या ईएमएफ बोलते हैं, डायरेक्टली बोले तो हम लोग ईएमएफ बोलते हैं विद्युतवाहक बल। अब किसी सेल के विद्युतवाहक बल हो सकता है कि शून्य के बराबर हो, नंबर 1 केस। हो सकता है कि सेल का विद्युतवाहक बल यानी सेल विभव जो हो, सेल विभव हो वो हम लोग का शून्य से, सेल विभव जो हो वो सकता है कि हम लोग का शून्य से छोटा हो, यानी ई सेल जो हम लोगों का है वो कैसा है हम लोगों का निगेटिव। ये भी केस हो सकता है, केस नंबर 2। और केस नंबर 3 ये भी हो सकता है कि ई सेल का जो वैल्यू हो, ई सेल का जो वैल्यू हो शून्य से ज़्यादा हो, यानी शून्य से ज़्यादा हो, इसका मतलब ई सेल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। तीन बातें हो सकती है, या तो शून्य के बराबर, या तो हो सकता है कि शून्य से छोटा, या हो सकता है कि शून्य से बड़ा। बोले हाँ ये तो बात है। तो अब कमाल का बात आपको ये बताना चाहते हैं मेरे भाई कि ये सब जब बातें हो चुकी है तो इसमें थोड़ा सा बात हम और ऐड करना चाहेंगे। देखिएगा क्या, देखिए क्या, जब सेल के विद्युतवाहक बल शून्य के बराबर हो जाए, जब सेल के विद्युतवाहक बल शून्य के बराबर हो जाए तो ना तो इसके अंदर से एनर्जी बाहर जाएगा ना ये अंदर आने देगा। समझ रहे बातों को? यानी ना तो आने देगा ना तो जाने देगा, यानी ये बेकार पड़ा रहेगा, सेल कुछ होगा ही नहीं, ना तो चार्ज होगा ना डिस्चार्ज होगा। ठीक है। और जब भी विद्युतवाहक बल का मान शून्य से छोटा हो तो उसको आप लोग केवल चार्ज कर सकते हैं, केवल चार्ज ही कर सकते हैं, वो एनर्जी को बाहर नहीं निकालेगा, उसके पास सामान ही नहीं है, अंदर माल खत्म। बोले ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है? यही एग्जाम्पल होता है विद्युत अपघटनी सेल। यदि कोई भी हम लोगों का सेल, कोई भी हम लोगों का सेल जिसका विद्युतवाहक बल ऋणात्मक है, इसका मतलब वो विद्युत अपघटनी सेल है। और यदि किसी के विद्युतवाहक बल शून्य से हम लोग का ज्यादा है, ठीक है ना, तो वो हम लोग को याद रखिएगा, वो हम लोग का क्या है? तो वही हम लोग का विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, रेडॉक्स सेल है यही। और ये क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इस प्रकार से आप ढेरों सारा ऑब्जेक्टिव किए, वो भी क्वेश्चन बैंक आशीष पब्लिकेशन का। तो हमें तहदिल से स्वागत है और थैंक यू सो मच फॉर आशीष पब्लिकेशन, और थैंक यू सो मच मेरे प्रियेस्ट दोस्त जिसके कृपा से आप लोग यहाँ तक पहुँचा कर लाए हैं। थैंक यू सो मच।